नमस्कार, आप सभी का सादर अभिवादन है। मैं हरीश कुमार पांडे आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से इस YouTube कक्षा में आप सभी का, उन सभी अधिगमकर्ताओं का, वो सभी विद्यार्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम के किसी भी प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, यह वीडियो उन सब के लिए लाभदायी हो सकती है। हम लोग मेमोरी, जिसको हिंदी में हम लोग स्मृति बोलते हैं, के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। स्मृति के इस कड़ी में आज हम लोग मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। स्मृति प्रशिक्षण कहा जाता है कि शिक्षा एक स्वदेशीपूर्ण प्रक्रिया है और शिक्षा के माध्यम से ही बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों को, क्षमताओं को एक आयाम दिया जाता है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, प्रशिक्षण के माध्यम से हो, चाहे अन्य और किसी भी माध्यम से वो हो। बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वो उन सभी तथ्यों को याद भी करता जाता है। सभी बताई हुई बातें, सभी सिखाई गई बातें उसके स्मृति में रहती हैं और कुछ समय अभ्यास छूट जाने के बाद वो अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें चली जाती हैं और जब कभी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसको परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार पुनः रिकॉल और रिकॉग्नाइज करके हम लोग, अगर वो चेतन अवस्था में आ जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि इसकी स्मृति अच्छी है, इसको याद है। तो सिर्फ स्मृति का ही जीवन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, विस्मृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किन बातों को स्मृति में रखा जाए और किन बातों को विस्मृति में रखा जाए। जो कुछ भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ते हैं और उन सभी तथ्यों का जिनका वास्तविक जीवन से संबंध है उसको याद रखना चाहिए। और वह बातें जो हमें सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, उसको याद करके हम अपने को रिफ्रेश, तरोताजा महसूस करते हैं या उसकी योग्यता से हमें कुछ धर्म अर्थ की प्राप्ति होती है। उन सभी बातों को स्मरण में, मेमोरी में, स्मृति में रखना चाहिए। और वो सभी बातें जो हमें दुख देती हैं, जो हमें परेशान करती है, ऐसी बातों को हमें भूल जाना चाहिए। जो जीवन में जो दुखद पलों के क्षण हैं, जो दुख की घटनाएं हैं, उन घटनाओं का याद करने से कोई फायदा भी नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। ऐसी बातों को, निरर्थक बातों को भूल जाना ही अच्छा है।
स्मृति का जीवन की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, शिक्षक के लिए भी स्मृति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, योगदान है। शिक्षक के लिए इसलिए महत्वपूर्ण उसका रोल है और योगदान है कि जब वह कक्ष में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपस्थित होता है तो बहुत सारे तथ्यों को याद करके जो उसने पढ़ा है, जो उसके अनुभव में है, उसको वह चेतन अवस्था में लाकर अपने विद्यार्थियों को बताता है और विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं। और विद्यार्थियों के लिए इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी उन बताए गए तथ्यों को, उन परिभाषाओं को, उसके कॉन्सेप्ट को तथ्यगत रूप से उसको सिस्टमेटिक अपने मस्तिष्क में रखता जाता है और समय आने पर, जैसे परीक्षा है या क्लास में पूछे जाने पर, वह पुनः याद करके रिकॉल और रिकॉग्निशन करके वो परीक्षा में पूछे जाने पर या अन्य किसी भी जगह पर उसको चेतन अवस्था में लाकर उसको बता देता है, तो हम कहते हैं कि इसकी स्मृति मेमोरी अच्छी है, इसलिए उसके जीवन में आनंददायक है, लाभ देने वाली है। आधुनिक जो युग है वो प्रतिस्पर्धात्मक युग है। निरंतर कंपटीशन सभी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रहा है। आज बढ़ती हुई गलाकाट प्रतिस्पर्धा विद्यार्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए और समाज के लिए ये चिंता का विषय है। आज शिक्षा में आप कितना भी आमूल चूक परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन रोजगार के जब तक अवसर सृजित नहीं होंगे तो सारी प्रतिभा कुंद पड़ जाती है, कुंठित हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी की जो भी उसकी शिक्षा के द्वारा अर्जित की गई जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि वह अपना मैक्सिमम योगदान स्वयं के विकास में, समाज के विकास में और राष्ट्र के विकास में वो दे सके। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति को एक मानसिक प्रक्रिया माना है और सभी मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि जो मेमोरी है ये मानसिक प्रक्रियाओं से ही अर्जित होती है और मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से ही यह बढ़ती है। शिक्षक और शिक्षार्थी या जो भी बुद्धि से कार्य करने वाले जो पेशे में हैं, जहाँ पर बुद्धि की ज़्यादा उपयोगिता होती है, यहाँ पर इंसाइट की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है,
उन सभी क्षेत्रों में स्मरण का, मेमोरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी समाज या कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता या अपने यहाँ काम पे नहीं रखेगा जो आज तो काम किया और वो कल भूल गया। कोई रखेगा क्या? कोई सामान को उठाया, अब मैंने एक पेन को उठाया और यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया और मौका पड़े तो हम इधर ढूंढ रहे हैं, इसका कोई मतलब है? नहीं है। तो जीवन में स्मृति का, मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। मेमोरी के द्वारा ही हम पढ़ी गई बातों को याद रखते हैं, पूछे जाने पर बताते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप में, अपने जीवन में उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। बहुत समय बीत जाने पर कौन सी सामग्री कहाँ रखी गई है इसका स्मरण, या हमने किसको कौन सा वस्तु उधार लिया या उधार दिया, इन सब का जो लेखा जोखा एक प्रकार से कह लें, वो सब स्मृति के द्वारा होता है। जो उस स्मृति को हम मस्तिष्क में रखें, लेखन द्वारा रखें या कहीं रिकॉर्ड करके रखें, ये अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन स्मृति का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। स्पीयरमैन जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा इसकी दी थी कि सीखी हुई किसी बात या घटना को, सीखी गई किसी बात या घटना को पुनः स्मरण करना ही स्मृति है। बहुत अच्छी परिभाषा स्पीयरमैन ने दी थी। मैंने बताया था कि इसके कई प्रकार होते हैं, तो आज हम लोग मेमोरी ट्रेनिंग पे जो बात कर रहे हैं और इसमें कई बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग विषय धीरे धीरे क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, दूसरा बिंदु है सार्थक पाठ्य सामग्री, तीसरा है अर्थ का स्पष्टीकरण, चौथा है संबंध स्थापित करना, पांचवा है दोहराना और छठा है विश्राम। तो ये मेमोरी ट्रेनिंग की ये 6 स्टेप्स हैं। उन सभी स्टेप्स को हम लोग बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे कि मेमोरी ट्रेनिंग में जो 6 बिंदु है, उनमें पहला जो मुख्य बिंदु है वह है हमारा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। मैंने बताया था कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है यह स्पष्ट होना चाहिए। आप लोग बीएड में पढ़ते हैं कि उद्देश्य विहीन व्यक्ति उस नौका के समान है जिसमें कोई पतवार नहीं, न जाने किस घाट पर जाके लग जाए। होता है, आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी। वो घटना हमारे एक वहां पर एक डायलॉग है, उन डायलॉग्स को, चूंकि वो एजुकेशन बैकग्राउंड पर बनी हुई कुछ फिल्में हैं जिनका शिक्षा जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन में उनका रोल रहा है। और जब ये मूवी आई थी तो भी शिक्षा में काफ़ी इस पर विचार विमर्श हुआ था। तो एक डायलॉग आ गया और उसका रिलेशन है, इसलिए मैं उस डायलॉग को बोलता हूँ।
उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। जब करीना कपूर की रिंग सेरेमनी है और वहाँ पर उसका जो मंगेतर है वो आता है, तो वहाँ पे परिचय में बताया जाता है कि ये एक अमेरिका में किसी बैंकिंग सेक्टर में ये काम करते हैं और इन्होंने कॉमर्स जो भी ग्रेजुएशन करने के बाद MBA को किया। तो जो आमिर खान है वो कहता है कि जब इसको, यहीं पर वो डायलॉग है कि जब उसको बैंक में ही काम करना था तो MBA क्यों किया। आज उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के अभाव में किसी स्ट्रीम से मास्टर्स की डिग्री लेकर और उसमें डॉक्टर्स की डिग्री लेकर अर्थात PhD करके और व्यक्ति चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करता है या क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो उसने अपनी क्षमता का, अपने समय का, अपने अर्थ का और अपनी पोटेंशियल का दुरुपयोग ही किया। जबकि समय कहते हैं कि लौट के नहीं आता है, अर्थात उसका उद्देश्य क्लियर नहीं था। जब चपरासी बनना था, आप लोग देखते हैं कभी जो भर्तियां आ रही हैं, PhD किए हुए लोग चपरासी की नौकरियों को लेकर आवेदन करते हैं और उसमें चपरासी पेशे में भी हैं, तो उनकी PhD, उनकी पूरी उतना श्रम करने का क्या मतलब। यह तर्क का विषय भले हो जाए कि नहीं एजुकेटेड है, लेकिन यह उद्देश्य क्लियर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब एक शिक्षक को अपनी कक्षा में अध्ययन अध्यापन करने के लिए उपस्थित जब वो हो, तो वहां पर उसका उद्देश्य क्लियर हो। अब देखिए, यहां पर इसको समझने में इसलिए समस्या पिछली क्लास में आई थी कि हम लोग किसी भी अर्थ को एक रूप में स्वीकार लेते हैं। किसी भी चीज का तीन अर्थों में यदि इस बात को स्वीकारा जाए कि किसी भी चीज का, विषय का नैरो मीनिंग, वाइडर मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग, मतलब संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ और वास्तविक अर्थ, इन सब अगर यदि हम तीन पैमानों पर यदि हम इसको परीक्षण करें तो हम पाएंगे कि हमारा उद्देश्य कितना स्पष्ट है या हम कितना सही सोच पा रहे हैं। तो जब शिक्षक कक्षा में उपस्थित होता है तो उसका जो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाने की जो परिकल्पना है उसकी होती है, और वो अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये बनाता है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, अर्थात जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं बल, तो बल पढ़ाने के बाद विद्यार्थी बल को बता सकेगा, बल को परिभाषित कर सकेगा, बल का वर्गीकरण कर सकेगा और बल का वो किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है उसको वो बता सकेगा। तो शिक्षक के शिक्षण के बाद यदि विद्यार्थी शिक्षक ने जो कुछ भी पढ़ाया यदि वो नहीं बताया तो अर्थात यहाँ पर उसका उद्देश्य तो स्पष्ट है,
कई और भी कारण हो सकते हैं कि वो विद्यार्थी क्यों नहीं बता पाया। इसलिए इसी क्रम में भाई बहुत ज़्यादा वो थका था, बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी एकाग्रता नहीं थी, वो तत्पर नहीं था, वो फिजिकल रूप से तो क्लास में बैठा है लेकिन मानसिक रूप से कहीं और है। ये कारण दूसरे होते हैं, लेकिन अगर यदि सब कुछ सही है, सारी परिस्थितियां क्या हैं, अनुकूल हैं, और उन अनुकूलित परिस्थितियों में आपने शिक्षण किया और शिक्षण करने के बाद यदि उसमें से अधिकांशतः विद्यार्थियों ने उस प्रश्न का उत्तर तत्क्षण बता दिया, तो आपका उद्देश्य स्पष्ट है, तो आपका उद्देश्य क्लियर है, आपका पढ़ाना सार्थक है। अब विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत इसको बांट देंगे तो दो हो सकता है, एक विशिष्ट और एक सामान्य। तो जो विशिष्ट है वो कक्षागत परिस्थितियों में प्राप्त हो गया, लेकिन सामान्य उद्देश्य वो आपके लंबे अध्ययन के बाद उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में वो सारी बातें आएंगी, परिलक्षित होंगी। तो इस प्रकार पूरी एजुकेशन सिस्टम में अधिगम और अधिगम करने के लिए मेमोरी और पुनः अधिगम करने के लिए मेमोरी की ही सहायता से हम पुनः सीखे गए व्यवहार पर फिर दूसरा आगे सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। और जो भी हमारा उद्देश्य होता है, हम जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे, घर पर बैठ के इसको स्वाध्याय करेंगे, किताबों को खोल के 2-4 घंटे पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और यही परिवर्तन आपके जीवन को और ऊंचा उठाएगी। तो संक्षेप में उद्देश्यों के स्पष्टीकरण को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाठ के उद्देश्य स्पष्ट होने पर बालक उस पाठ को शीघ्र याद कर लेता है। शिक्षक को उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए। पुनः मैं बोलता हूं, पाठ के उद्देश्य स्पष्ट होने पर बालक उस पाठ को शीघ्र याद कर लेते हैं। शिक्षक को उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए। दूसरा है सार्थक पाठ्य सामग्री। सार्थक सामग्री प्रस्तुत करने पर स्मरण सरल तथा स्थायी हो जाता है। जैसे आप लोगों को सिस्टमेटिक रूप से जो नोट्स प्रदान किए जा रहे हैं, उसमें आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, वो आपके कुछ मस्तिष्क में जा रही है, कुछ YouTube के जो लिंक के माध्यम से जो कुछ आप लोग सीख रहे हैं, तो वो भी आपके ज्ञान में वृद्धि कर रही है और इस धीरे धीरे स्मृति में जा रही है। फिर ऑनलाइन कक्षाओं में आप उस पर विचार विमर्श करके एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो वो भी आपकी वो सारी बातें स्मृति में जा रही हैं। तो ये जो सहायक सामग्री है, अब एक ही पर आपको नोट्स मिला, उसी पर आपको लेक्चर मिला और उसी पर आपको यूट्यूब पे लिंक मिला, तो सभी सामग्रियां एक समान है और सभी एक ही टॉपिक को रिलेट करते हुए है, तो सार्थक है ना।
और चूंकि ये आपके सिलेबस में है और एग्जाम से एक प्रश्न आता है, इसलिए आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे। जब आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, फिर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो निश्चित रूप से वह विषय क्या होगा, आपको आत्मसात हो जाएगा। और जो विषय एक बार आत्मसात हो जाता है वह मेमोरी में स्थिर हो जाती है, और जब आवश्यकता पड़ने पर वह स्थिर मेमोरी से वो फिर आपके चेतन अवस्था में आकर जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपने पुनः उसको रिकॉल किया है, आप उसमें वह व्यवहार करके क्या हो सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो पाठ्य सामग्री है वो सार्थक होनी चाहिए। अब 5 क्लास का बच्चा है और उसको 4th क्लास की पाठ्य सामग्री दी जाएगी, तो निश्चित रूप से उसका अटेंशन नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा, इंटरेस्ट नहीं आएगी। और चूंकि उसके लेवल से वो बातें वो सीख चुका है, छोटी हो जा रही हैं, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं देगा, तो फिर वो सारी बातें निरर्थक हो जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाई आप लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट में पढ़ते हैं कि अगर आपको बुद्धि का परीक्षण करना है तो बुद्धि के ही टेस्ट से उसका परीक्षण कीजिए। दूसरे टेस्ट से उसका परीक्षण करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए जो भी बात पढ़ाई जाए वह क्या हो, विषय से संबंधित हो और उसके लेवल पे हो, तब हम बातों को सीख सकते हैं।